Hi, Dr. Vinash here. This video is going to be about chapter number 2, Pharmacokinetics. Important chapter है, ठीक से पढ़ना है, पर सब कुछ important नहीं है इस चैप्टर में। सबसे पहली चीज़ जो आपको MCQ के लिए पढ़नी है इज़ इन्फ्लुएंस ऑफ pH। ये pKa वाला फॉर्मूला ज़रा सा याद रख लेना, आपके MCQ में शायद ये आगे जाके काम में आए, ठीक है। ये इम्प्लीकेशंस भी MCQs में आते हैं। ऊपर ऊपर से देख लेना, ज़्यादा डिटेल में जाने की ज़रूरत नहीं है। शॉर्ट में बताता हूँ, एसिडिक ड्रग्स एसिडिक एनवायरनमेंट में सेल मेम्ब्रेन को क्रॉस करते हैं, और बेसिक ड्रग जो है अल्कलाइन ड्रग्स जो है वो अल्कलाइन एनवायरनमेंट में सेल मेम्ब्रेन को क्रॉस करते हैं। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज़, आयोनाइज्ड ड्रग्स डू नॉट क्रॉस द सेल मेम्ब्रेन, नॉन आयोनाइज्ड ड्रग्स क्रॉस द सेल मेम्ब्रेन। इतना 2 पॉइंट्स भी अगर आपने याद रख लिया ना इस पार्ट में से तो भी बस है। ये कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। स्पेशलाइज्ड ट्रांसपोर्ट, फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन, ये सारी चीज़ें आपको फर्स्ट ईयर में फिजियो में पढ़ाई गई थी। क्लियर? तो एक बार चाहिए तो देख लेना, पर ज़रूरत है नहीं। एब्जॉर्प्शन इम्पॉर्टेंट चीज़ है, आपको पता होना चाहिए कि जब हम कोई भी ड्रग देते हैं वो जिस साइट में आपने एडमिनिस्टर किया है वहाँ से ये ड्रग किस तरह से मूवमेंट करके सर्कुलेशन में जाता है, उस प्रोसेस का नाम है एब्जॉर्प्शन। ओके, नाउ कितना एब्जॉर्ब हुआ और कितने रेट में एब्जॉर्ब हुआ, दोनों इम्पॉर्टेंट है। ऐसा ना हो 500 mg टैबलेट दे दिया और 15 मिनट में 50 mg ब्लड में आया तो ज़्यादा तीर नहीं मारा है, ये इम्पॉर्टेंट होता है। ओके, अच्छा, IV जब भी हम देते हैं तो डायरेक्टली ब्लड में चला जाता है, तो उसमें तो कोई बड़ी बात है नहीं। बट बाकी सारे मेथड से ड्रग को अलग अलग मेम्ब्रेन्स क्रॉस करने पड़ते हैं, इसीलिए काफ़ी सारे फैक्टर्स उसको गवर्न करते हैं। pH के बारे में मैंने तो बताया ही आपको कि एसिडिक pH में एसिडिक ड्रग अनायोनाइज्ड रहते हैं, बेसिक में बेसिक ड्रग्स अनायोनाइज्ड रहता है, वो तो आपको पता है ही अभी। बट इसके अलावा जो दवाई सॉलिड फॉर्म में आप देते हो उसको पहले डिज़ोल्व होना पड़ेगा, फिर ही वो एब्जॉर्ब होगा। इसका मतलब ये है कि जो ड्रग्स वाटर सॉल्यूबल नहीं है वो उतना आसानी से ब्लड के अंदर नहीं जा पाएगा। तो जितना जल्दी कोई भी ड्रग ब्लड में डिज़ोल्व हो जाए वो ज़्यादा इजीली एब्जॉर्ब हो जाता है। अभी इसमें कैसे मालूम है? कीटोकोनाजोल जैसे ड्रग्स हैं जो गैस्ट्रिक एसिड में ज़्यादा इजीली पानी में डिज़ोल्व हो जाता है, तो उसमें एसिडिटी लगती है। ऑफ कोर्स ये तो अभी लॉजिकली ही हुआ कि अगर कोई सिरप दोगे तो ज़्यादा आसानी से वो एब्जॉर्ब हो जाएगा, है कि नहीं? तो वो तो लॉजिक वाला बात हो गया। कॉन्सेंट्रेशन मतलब अगर ड्रग कॉन्सेंट्रेशन में ज़्यादा है तो वो ज़्यादा आसानी से सेल मेम्ब्रेन्स क्रॉस करेगा। ये तो वही बात हुई ना, आपने परफ्यूम लगाया, जितना ज़्यादा परफ्यूम में आप नहाओगे उतना ज़्यादा आप में से परफ्यूम की स्मेल आएगी। उसी तरह से ये पैसिव डिफ्यूजन वाली बात हो गई, ज़्यादा कॉन्सेंट्रेशन में ड्रग दे दिया तो ज़्यादा आसानी से ये ब्लड में आने वाला है। नेक्स्ट इज़ एरिया, सरफेस एरिया, एब्जॉर्ब करने वाला सरफेस एरिया। जितना बड़ा एरिया उतना ज़्यादा एब्जॉर्प्शन, ये तो भी लॉजिकली बात हो गई ना। अगर आपके पास 10 बाय 10 की खिड़की है तो कितनी हवा आएगी, और अगर 50 बाय 50 की खिड़की है तो कितनी हवा आएगी, ये तो आप भी समझ सकते हो। जितना बड़ा एरिया होगा उतना ज़्यादा ट्रांसफ़र होने वाला है। अच्छा, ट्रांसफ़र कहाँ पे होने वाला है? ब्लड वेसल में ना। तो अगर आपने बाल में कुछ लगाया जहाँ पे ब्लड वेसल्स है ही नहीं तो वो खून में आने वाला है क्या? नहीं। पर अगर ऐसे एरिया पे लगाओ जैसे नाक के अंदर का म्यूकोज़ा जहाँ पे ढेर सारे ब्लड वेसल्स हैं तो वो ज़्यादा आसानी से ब्लड में आ जाएगा, है कि नहीं? इसी हिसाब से अगर आपने किसी दवाई का इंजेक्शन ले लिया और घर पे आके आपने गर्म कपड़े से सेक किया उसका, तो जब भी आप गर्मी अप्लाई करोगे तो ब्लड सर्कुलेशन बढ़ेगा ना, तो ऑटोमेटिकली ब्लड में ड्रग का अमाउंट बढ़ने लगेगा। अब आप कैसे देते हो वो भी इम्पॉर्टेंट है। हर एक का एक एक करके हम फ़ायदा और नुकसान पढ़ने वाले हैं, पर ये टॉपिक बुक में इतना अच्छा दिया नहीं है। मेरा मानो तो आपका जर्नल में जो ओरल रूट ऑफ ड्रग एब्जॉर्प्शन है,
सबक्यूटेनियस एंड इंट्रामस्कुलर रूट ऑफ ड्रग एब्जॉर्प्शन है, टॉपिकल है, वहाँ से आपको ये टॉपिक पढ़ना है। वो तो छोटा दिया ही है, ज़्यादा इजी भी है समझने में, और इतने सारे एग्जाम्पल्स की वजह से आपका दिमाग क्लटर भी नहीं होगा। तो ये सारी चीज़ें वहाँ से करिए, ठीक है। रिमेंबर हम कर क्या रहे हैं, हम कर रहे हैं फैक्टर्स अफेक्टिंग एब्जॉर्प्शन। उसमें pH आएगा, एक्वेस सॉल्युबिलिटी आएगा, कॉन्सेंट्रेशन, एरिया ऑफ एब्जॉर्बिंग सरफेस, वैस्कुलैरिटी, रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन आएगा। ओके और हर एक रूट का अपना फ़ायदा है, अपना नुकसान है। ये जर्नल से करना है, यहाँ से नहीं करना है। इस चैप्टर का नेक्स्ट आंसर होगा बायो अवेलेबिलिटी। बायो अवेलेबिलिटी का मतलब होता है रेट एंड एक्सटेंट ऑफ एब्जॉर्प्शन। अभी रेट और एक्सटेंट ऑफ एब्जॉर्प्शन कैसे ढूंढ के निकालोगे? सिंपल, हम एक ग्राफ बनाने वाले हैं। ग्राफ में एक एक्सिस पे होगा टाइम, एक एक्सिस पे होगा प्लाज्मा का कॉन्सेंट्रेशन, और इस ग्राफ को हमने नाम दिया है कॉन्सेंट्रेशन टाइम कर्व। इसके लिए हम ब्लड में कितना कॉन्सेंट्रेशन है वो देखते हैं, या यूरिन में एक्सक्रीशन कितना हो रहा है वो देखते हैं। ओके और फिर इससे हम लॉजिकली पता कर सकते हैं कितना ड्रग एक्चुअली एब्जॉर्ब हुआ। सी अगर मैंने 500 mg का टैबलेट दिया और मेरे को इस कर्व के हिसाब से मिला कि 400 mg ब्लड में गया, मतलब 100 mg का कुछ डिस्ट्रक्शन हुआ होगा। ओके ऑफ कोर्स अगर आईवी देते हो तो पूरा का पूरा ब्लड में ही चला जाता है, तो उसका बायो अवेलेबिलिटी तो 100% होगा ही। पर अगर आप ओरल देते हो तो ओरल ड्रग पूरा कंप्लीटली एब्जॉर्ब नहीं होता ना भैया, क्योंकि वो फूड के साथ रिएक्ट करेगा, यू नो। दूसरा इंपॉर्टेंट चीज़, जो ड्रग हम एब्जॉर्ब कर भी लेंगे वो सबसे पहले इंटेस्टिनल वॉल में या लिवर में उसका फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म होने वाला है, या शायद वो बाइल में एक्सक्रीट हो जाए। इसके वजह से बायो अवेलेबिलिटी 100% नहीं हो सकती। अच्छा सबक्यूट और आईएम का क्या? वहाँ पे भी बायो अवेलेबिलिटी 100% नहीं होती। क्यों पता है? क्योंकि वहाँ पे भी लोकल टिश्यू का बाइंडिंग होगा ना ड्रग के साथ, इसके वजह से। ओके ना, एक चीज़ जो हमारे ध्यान में आई धीरे धीरे एज वी काइंड ऑफ अंडरस्टूड अबाउट मेडिसिन वॉज दैट दो कंपनीज जो सेम दवाई बना रहे हैं, सेम अमाउंट में बना रहे हैं, उसका बायो अवेलेबिलिटी सेम होना ज़रूरी नहीं है। लेट मी गिव यू एन एग्जाम्पल। अगर मैंने डिस्प्रिन लिया, डिस्प्रिन भी एसिटाइल सैलिसिलिक एसिड है, एस्प्रिन लिया, एस्प्रिन भी एसिटाइल सैलिसिलिक एसिड है, दो अलग अलग कंपनीज, दोनों का टैबलेट का अमाउंट था 500 mg। समझो डिस्प्रिन ब्लड में जल्दी आता है, ज़्यादा आता है, एस्प्रिन ब्लड में कम आता है। अरे पर हमने तो सेम ड्रग लिया, अलग अलग कंपनीज का लिया, बस क्योंकि बायो इक्विवेलेंट सेम नहीं है ना ये दोनों का। मतलब मुझे क्या बोलना है ना, इज डिफरेंट मैन्युफैक्चरर्स या डिफरेंट बैचेस ऑफ द सेम मैन्युफैक्चरर may have the same amount of drug but will not give you the same biological equivalent, same blood level नहीं आएगा। क्लियर? ऐसा क्यों होता है भैया? सिंपल है, देखो जब भी हम कोई भी ड्रग खाते हैं, वो ड्रग सबसे पहला सॉलिड फॉर्म से टूट के पार्टिकल्स बनना चाहिए, वो पानी में डिसइंटीग्रेट होना चाहिए, आपके जीआईटी के जूसेस में डिसइंटीग्रेट होना चाहिए। अगर टैबलेट्स है, कैप्सूल्स है, तो इनके साथ सिर्फ दवाई नहीं होती ना, उसके साथ काफ़ी सारे डाइल्यूएंट्स होते हैं, स्टेबलाइजिंग एजेंट्स होते हैं, बाइंडर्स होते हैं, लुब्रिकेंट्स होते हैं। ये सारे चीज़ें भी तो अफेक्ट करेगी। फिर कितने प्रेशर लगा के हमने वो टैबलेट बनाई है, बहुत टाइटली फोर्स तो नहीं यूज़ किया है, कम तो नहीं किया है, कितना जल्दी टूटेगा, कितना जल्दी नहीं टूटेगा, ये सब भी तो इम्पॉर्टेंट है भैया। बड़े बड़े पार्टिकल्स हैं, डिज़ोल्व भी नहीं होंगे, छोटे छोटे पार्टिकल्स हैं, डिज़ोल्व होंगे। ऑयली ड्रग है, डिज़ोल्व नहीं होगा, वाटर सॉल्युबल ड्रग है, डिज़ोल्व होगा, है कि नहीं? तो ये सारी चीज़ों की वजह से बायो अवेलेबिलिटी डिफ़र कर सकती है। अब कैसे है ना, मोस्ट ऑफ द ड्रग का बायो अवेलेबिलिटी ये
डिफरेंस बायो अवेलेबिलिटी का इतना ज़्यादा मायने नहीं रखता वैसे देखा जाए तो। ऑफ कोर्स बायो अवेलेबिलिटी का डिफरेंसेस जो है वो पुअरली सॉल्यूबल स्लोली एब्जॉर्ब ड्रग्स में ज़्यादा दिखता है, तो इसके लिए हम कभी कभी ना माइक्रोफाइन टैबलेट्स बना देते हैं, लाइक पाउडर वाला, ऐसे कर सकते हैं। बट इसका कोई मायना है नहीं। लाइक पैरासीटामॉल आपके ब्लड में 350 mg है, 375 mg है, 15 मिनट में आए या आधे घंटे के बाद आए, फ़र्क क्या पड़ता है? पेन तो कम होगा ना, बुखार तो कम होगा ना, तो क्यों इतना टेंशन लेने का। बट कुछ कुछ ड्रग्स है जिनका सेफ्टी मार्जिन काफ़ी कम है, या जिनका डोज जो है प्रिसाइज कंट्रोल करना ज़रूरी है, जैसे डायबिटीज़ की मेडिकेशंस, हाइपरटेंशन के मेडिकेशंस। तो इनमें थोड़ा कंट्रोल रखना ब्रांड के ऊपर बहुत ज़रूरी हो जाता है, ठीक है। मोस्ट ऑफ द टाइम्स कुछ फ़र्क नहीं पड़ता है, एक जेनेरिक नाम भी लिख के दे दोगे तो फ़र्क नहीं पड़ेगा। बट सीवियर डिसीजेस के लिए आई थिंक यू शुड स्टिक टू वन ब्रांड एंड वन ब्रांड ओनली। वीडियो नंबर 2 में मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा डिस्ट्रीब्यूशन, जिसमें वॉल्यूम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में बात करेंगे, एंड आई विल टेल यू द important MCQs from this particular chapter. Wait back for video number 2 of this particular chapter. Finish this, WhatsApp me, let me know if you have any doubts, ठीक है, without fail. Bye.